आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे डिजिटल अरेस्ट। ये एक ऐसा साइबर क्राइम है जो कि अब के टाइम में काफ़ी चर्चा में रह रहा है। आजकल काफ़ी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। तो आज हम इसी बात पे पूरी चर्चा करेंगे और ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको आज मिलेगा कि कैसे ये जो साइबर क्रिमिनल हैं आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं और किस तरह से आप इनके जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और सुनते हैं इस वीडियो को पूरी को। इमेजिन कीजिए कि आपको सीबीआई या ईडी से एक कॉल आता है। ऑफिसर कहता है कि आपका एक पार्सल नॉर्थ कोरिया से आया है और मुंबई में हमने पकड़ लिया है। इस पार्सल में ड्रग्स हैं, कुछ इलीगल पासपोर्ट्स हैं, कुछ सिम कार्ड्स हैं, कुछ फॉरेन करेंसी भी मिली है। आप इधर से जवाब देते हैं कि भैया मैंने तो ऐसा कोई भी पार्सल ऑर्डर नहीं किया है और इस पार्सल के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ऑफिसर बोलता है कि जो सिम कार्ड्स हमें मिले हैं वो आपके ही आधार नंबर से लिंक्ड हैं और इनका इस्तेमाल कुछ बहुत गलत कामों में किया गया है। आप पर बड़ी कार्यवाही हो सकती है और अब आप जेल जाएंगे। जाहिर है ऐसी सिचुएशन में कोई भी घबरा जाएगा, लेकिन ये ऑफिसर असल में ठग हैं जो फर्जी ऑफिसर बने हुए हैं और आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपको इस सिचुएशन में कई दिन तक रखेंगे और आपसे लगातार कांटेक्ट में बने रहेंगे। आपको तरह तरह से डराएंगे, पर कार्रवाई की धमकी देंगे और इसके बाद वीडियो कॉल पर फर्जी जज से या दूसरी एजेंसी से सेटिंग करवाने की बात करेंगे। यानी ये सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता भी बताएंगे और उसके बदले में आपसे करोड़ों रुपए ऐंठ लेंगे। ऐसी कई तरीके हैं जिनसे ये साइबर क्रिमिनल आपकी मेहनत की कमाई को चुटकियों में खा जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। आज बात करेंगे ऐसे ही कई साइबर क्राइम्स के बारे में, समझेंगे कि ये आखिर इतने खतरनाक क्यों हैं और इन हमलों से कितना नुकसान हुआ है। ये भी जानेंगे कि बुडापेस्ट कन्वेंशन क्या है और दुनिया में कौन सा देश है जिसकी साइबर सुरक्षा सबसे मजबूत है। इसके अलावा भारत में साइबर सिक्योरिटी को लेकर क्या कानून बनाए गए हैं, इसकी बात भी करेंगे। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फैक्ट चेक न्यूज़ फैक्ट चेक चैनल। मेरा नाम विवेक है। इंटरनेट या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आज वैसी ही ज़रूरत बन गया है जैसे खाना या फिर हवा। दोस्तों, हम 3 इडियट का वो वाला डायलॉग याद है आपको जिसमें रेंचो कहता है कि हम चारों तरफ से मशीनों से घिरे हुए हैं। आज सच्चाई यही है कि हम चारों तरफ से इंटरनेट, मोबाइल और डिजिटल तकनीकों से घिरे हुए हैं। ये हमारी डेली लाइफ का बहुत ही ज़रूरी हिस्सा बन गए हैं। चैट करने हो ऐप हाजिर है, दोस्त बनाने हो वो भी ऐप हाजिर है, काम करना हो जैसे पीपीटी बनाना हो, डॉक्यूमेंट एडिट करना हो ऐप है, पैसा कमाना हो, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करनी हो, आईपीओ लेना हो, क्रिप्टो करेंसी लेना हो, सबके लिए ऐप है। सारे बैंकिंग के काम टेक्नोलॉजी के जरिए घर बैठे हो जाते हैं। इंटरनेट ने आज कम्युनिकेट करने या फ्रेंड बनाने या अपडेटेड रहने के लिए और गेम्स खेलने के लिए शॉपिंग करने के तरीकों को बदल दिया है और एआई के आने के बाद तो हमारी डिपेंडेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है और खतरा भी उतना ही बढ़ गया है। हम डिजिटल स्पेस में किस कदर इन्वॉल्व हैं ये 2023 की क्यू रिसर्च के डेटा को देखकर समझ सकते हैं। इसके अनुसार दक्षिण कोरिया के 99% जनसंख्या इंटरनेट का इस्तेमाल करती है और इस लिस्ट में मलेशिया दूसरे स्थान पर है। यहाँ की 94% पॉपुलेशन इंटरनेट यूज करती है। सिंगापुर तीसरे स्थान पर है जहाँ 94% आबादी इंटरनेट का इस्तेमाल करती है। जापान में 88% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और इस लिस्ट में भारत भी कम नहीं है, 6वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी का 50% से ज़्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अगर परसेंट को छोड़ दें और इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली कुल जनसंख्या की बात करें तो चीन सबसे आगे है। चीन में लगभग 1 बिलियन से ज़्यादा लोग इंटरनेट चलाते हैं, यानी चीन में हर 4 में से 3 व्यक्ति इंटरनेट से जुड़ा है।
वहीं भारत दूसरे नंबर पर है। और अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत की लगभग 1.4 बिलियन पॉपुलेशन में करेंटली लगभग 820 मिलियन से ज़्यादा एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। सबसे खास बात ये कि इनमें से आधे से ज़्यादा यानी लगभग 440 मिलियन देश के रूरल एरिया से आते हैं, लेकिन रूरल एरिया के लगभग आधे लोग अभी भी एक्टिव यूजर्स नहीं हैं। देश में 2023 तक इंटरनेट की रीच एयर बाई एयर 8% बढ़ी। एक और ट्रेंड देखने को मिला है, वो ये कि शहरी भारत औसतन ग्रामीण भारत की तुलना में हर दिन इंटरनेट पर थोड़ा ज़्यादा समय बिताता है। इसके अलावा इंटरनेट यूज करने में महिलाएं अभी भी पुरुषों से पीछे हैं। वहीं शहरी भारत में 4 में से 1 ऑनलाइन शॉपर्स ने पिछले साल सोशल मीडिया ऐप से खरीदारी की है, लेकिन केवल 26% ऑनलाइन शॉपर्स ही कैश ऑन डिलीवरी का लाभ उठाते हैं। देखिए, ये ट्रेंड बताने का एक मकसद ये भी है कि इंटरनेट समाज में बहुत गहराई तक पहुंच गया है और इंटरनेट का इस्तेमाल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हाई रेट से हो रहा है। इसके अलावा आप इस डेटा से ये भी समझ पा रहे होंगे कि अभी भी देश में डिजिटल डिवाइस मौजूद है। रूरल इंडिया और महिलाएं अभी भी इंटरनेट का फुल पोटेंशियल में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, शायद डिजिटल इलिटरेसी की वजह से। और यही बात साइबर क्रिमिनल्स के लिए फायदे की है, क्योंकि अधिकतर इनका टारगेट यही ग्रुप्स होता है। ऐसे ठग लोगों को डिजिटल इलिटरेसी का फायदा उठाना आता है। लेकिन अब चिंता की बात यह है कि साइबर क्रिमिनल्स एक नए ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं और एक नए प्रकार की ठगी को अंजाम दे रहे हैं। अब ये ठग हाईली एजुकेटेड रिटायर्ड पेशेवर लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं। कैसे? डिजिटल अरेस्ट के जरिए। डिजिटल अरेस्ट यानी मोबाइल और इंटरनेट के जरिए किसी विक्टिम को फर्जी केस में फंसाना और उसको गिरफ्तार करना। विक्टिम को लगता है कि वो सच में गिरफ्तार हो गया। विक्टिम ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि उसे बस एक ही ख्याल मन में आता है कि यार ये कैसे फंस गया और कहाँ फंस गया, अब कैसे निकला जाए इससे। और इसी डर का फायदा उठाकर साइबर क्रिमिनल मुंहमांगी फिरौती वसूलते हैं। दोस्तों, आप देश में ऐसी डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। ये आकलन के मुताबिक पिछले 4 महीने में डिजिटल अरेस्ट के जरिए करीब 400 करोड़ रुपए की ठगी हो चुकी है। ताज्जुब ये है कि इनमें जो व्यक्ति शिकार बने हैं उनमें डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आर्मी ऑफिसर्स और आईआईटी प्रोफेसर्स जैसे हाईली एजुकेटेड लोग शामिल हैं। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, इन सब राज्यों समेत देश के कई राज्यों में ऐसे कई केसेस लगभग रोज आ रहे हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि कथित तौर पर ऐसे क्रिमिनल फॉरेन लोकेशन जैसे दुबई जैसी जगह से ऑपरेट कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट करने के लिए ऐसे क्रिमिनल्स नकली कस्टम, सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स ऑफिसर या जज बनकर कॉल कर रहे हैं। और ऑथेंटिसिटी बनाए रखने के लिए डिजिटल अरेस्ट करने वाले ठग फ्लुएंट इंग्लिश में बात करते हैं और वीडियो कॉलिंग के दौरान अपना आईडी कार्ड भी दिखाते हैं। इसके अलावा ये जिस भी एजेंसी के ऑफिसर को कॉल ट्रांसफर करते हैं उसके बैकड्रॉप पर एजेंसी का लोगो दिखेगा, यानी डाउट का कोई भी चांस नहीं देते हैं ये सातिर। तो जब आप इनसे बात करते हैं तो आपको बताया जाएगा कि आप फंस गए हैं, आपके नाम आए हुए पार्सल में ड्रग्स है, या अवैध पासपोर्ट का हवाला देकर या फिर अवैध फॉरेन करेंसी मिलने की जानकारी देकर आपके मन में ये डर बैठाते हैं। फिर गिरफ्तारी से बचने का ऑप्शन भी दिया जाएगा। ये लोग फर्जी सुनवाई भी करते हैं। फर्जी सुनवाई में वीडियो कॉल में दिखने वाला सेटअप भी कोर्ट रूम के जैसा ही होगा, इसलिए लोग यकीन भी कर लेते हैं। अंत में फर्जी जज के निर्देश पर सारा पैसा जांच होने तक सरकारी खातों में ट्रांसफर कराने की बात करेंगे। और ये ऐसे खाते होते हैं जो असल में सरकारी नहीं, फर्जी होते हैं। साइबर क्राइम की जांच से जुड़े असले ऑफिसर बताते हैं कि बहुत पढ़े लिखे, हाईली पोस्टेड और रिटायर्ड लोग कानून का ज़्यादा सम्मान करते हैं और इसीलिए इनके मन में ऐसा डाउट ही नहीं आता कि ये ऑफिसर भी फर्जी हो सकते हैं।
ये सोच ही नहीं पाते कि सिस्टम का इतना तामझाम कोई फर्जीवाड़ा। इसके अलावा ये विक्टिम समाज में काफी रेप्यूटेड होते हैं, अमीर होते हैं। कोई भी ऐसा केस में नहीं पड़ना चाहता जिससे इनकी इमेज खराब हो या इनके बिजनेस को नुकसान हो। दूसरी बात यह है कि सबको पता है कि पैसा फेंक तमाशा देख, ये रीति रिवाज इंडियन सिस्टम में बखूबी प्रैक्टिस की जाती है। यानी आप फंस भी गए तो आप पैसा फेंकिए और किसी भी प्रॉब्लम से निकलिए। इसलिए कौन झंझट में फंसने वाली विचारधारा और मानसिकता को अपनाते हुए विक्टिम अक्सर इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए मोटा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जबकि देश में फोन पर ऐसी जांच और ऐसी पैसे ट्रांसफर करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ऐसे केस में पुलिस को जांच में ये भी पता चला कि इन सभी मामलों में सरकारी खाते बताकर जिन खातों में पैसे ट्रांसफर हुए वे आम लोगों के बैंक खाते हैं और इन्हें विदेश में बैठे साइबर क्रिमिनल्स कंट्रोल करते हैं। ऐसे म्यूल्स अकाउंट्स होल्डर ट्रांजैक्शन राशि का 10% तक कमीशन के तौर पर भी मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया की सबसे बड़ी सिंगल ठगी में से एक मामला सामने आया। ये मामला डिजिटल अरेस्ट का है और ये किसी छोटे मोटे आदमी के साथ नहीं है। बदमाशों ने इस बार हमला किया वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन एसपी ओसवाल। साइबर क्रिमिनल्स ने इनसे 7 करोड़ रुपए की ठगी की। हालांकि पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। लुधियाना पुलिस ने बताया कि घटना के बाद असम और बंगाल से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया और उनको 5.2 करोड़ रुपए बरामद भी किए गए। ये मामला भारत के साइबर क्राइम के हिस्ट्री में सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। अगर आप बहुत सारे केसेस पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि डिजिटल अरेस्ट में क्राइम करने का लगभग एक जैसा ही पैटर्न है, तरीका है। इस केस में भी जालसाजों ने खुद को सीबीआई की टीम का सदस्य बताया। उन्होंने ओसवाल से कांटेक्ट किया और दावा किया कि उनके आधार कार्ड का फर्जी पासपोर्ट बनवाने और फाइनेंशियल फ्रॉड से जुड़े मामले में इस्तेमाल किया गया है। धोखाधड़ी की शुरुआत मुंबई में सीबीआई अधिकारी होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति के फोन कॉल से हुई। जालसाज ने वर्दी में वीडियो कॉल किया जिसमें सीबीआई का लोगो लगा हुआ था। इसके बाद इन लोगों की हिमाकत देखिए। फर्जी सीबीआई ऑफिसर ने कथित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का एक फर्जी गिरफ्तारी वारंट भी व्हाट्सएप के जरिए ओसवाल को भेजा। फिर उसने ओसवाल को जमानत की कार्यवाही को आसान बनाने के लिए 7 करोड़ रुपए का ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। फिर एक खाते में 4 करोड़ और दूसरे खातों में 3 ट्रांजैक्शन में 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का ऑर्डर दिया। धोखाधड़ी का पता चलने पर ओसवाल की टीम ने लुधियाना की टीम में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उन्होंने धोखाधड़ी में शामिल खातों को फ्रीज करने के लिए तुरंत कार्रवाई की। ऐसे ही डिजिटल अरेस्ट के देश भर में दूसरे मामले भी सामने आए हैं। इन सभी मामलों में ठगी का तरीका लगभग सेम था। लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजिस्ट महिला डॉक्टर शिकार बन गई। 1 से 8 अगस्त तक उनको अपने ही घर में डिजिटल अरेस्ट रखा गया। 2 दिन में 7 खातों से 2.8 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। डॉक्टर को ईडी ऑफिसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके बैंक अकाउंट का प्रयोग मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। बताया गया कि जेट एयरवेज के फाउंडर नरेश गोयल के खातों में ट्रांजैक्शन हुए हैं। उन्हें फिजिकल या डिजिटल जांच का सामना करना होगा। बचना चाहती हैं तो पैसे भेज दीजिए। दूसरे केस में नोएडा में रिटायर्ड मेजर जनरल को डिजिटल अरेस्ट किया गया। ये 10 से 14 अगस्त तक 5 दिन डिजिटल अरेस्ट में रहे। मेजर जनरल को डीएचएल कुरियर सर्विस का ऑफिसर बनकर फोन करने वाले ने कहा कि उनके नाम पर मुंबई से ताइवान के लिए पार्सल है और इसमें 5 पासपोर्ट, बैंक क्रेडिट कार्ड, कपड़े, 200 ग्राम एमडीएमई ड्रग्स और एक लैपटॉप है। उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए किसी दूसरे कॉल पर ट्रांसफर किया गया। उसके बाद इन्हें भी जांच का डर दिया गया। यह तो सीबीआई में सरेंडर कर दो या फिर मेडिकल पूछताछ के लिए मुंबई आ जाओ, ऐसे 2 ऑप्शन दिए। बचने के लिए रिटायर्ड मेजर जनरल ने 2 करोड़ रुपए क्रिमिनल्स को बताए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पड़े। बाद में इनको ठगी का पता चला। ऐसे ही राजस्थान में हुआ। झुंझुनू में बिट्स पिलाने के प्रोफेसर को शिकार बनाया गया। प्रोफेसर इसी साल
अप्रैल में डिजिटल 3 महीने अरेस्ट रहे हैं। कुल 7.67 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। ऐसे ही भोपाल में 66 वर्षीय रिटायर्ड लेक्चरर को फंसाया गया। इनको इसी साल जून में डिजिटल अरेस्ट करके 1.3 करोड़ रुपए ठगे गए और ये खबरें पूरी मीडिया में छाई भी रही। यूं तो साइबर हमलों की फहरिस्त बड़ी लंबी है, लेकिन वो अटैक जो सबसे कॉमनली अगर होते हैं तो उनमें फिशिंग और ईमेल का इस्तेमाल होता है। फिशिंग का मतलब होता है चारा डालकर आपसे जानकारी पकड़ना। ईमेल का मतलब आपको ऐसी ईमेल भेजना जो आपको ऐसा लगे जैसे किसी ऑथेंटिक ईमेल आईडी से भेजा गया हो, पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। ईमेल में नॉर्मली एक लिंक होती है जिसे आप क्लिक करेंगे और आप झांसे में फंस जाएंगे और ज़रूरी इंफॉर्मेशन जैसे आईडी, पासवर्ड, कार्ड डिटेल जैसी चीज़ें आप अनजाने में ही शेयर कर बैठेंगे। दूसरे साइबर अटैक में मलेशियस फाइल एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशन के जरिए ये क्रिमिनल आपके स्मार्टफोन तक का पर्सनल डेटा तक पहुंच बना लेते हैं। साइबर अटैक का एक और तेजी से फैल रहा तरीका है सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग साइबर क्रिमिनल्स द्वारा आपका विश्वास जीतने के लिए किया जाता है ताकि आपसे आपकी जानकारी को प्राप्त किया जा सके। आपकी जानकारी प्राप्त करने और आपको कोई नुकसान पहुंचाने के मकसद से साइबर क्रिमिनल आपसे कम्युनिकेट करने के लिए इस फैक्ट को यूज करते हैं वे आपको सबसे अधिक पसंद क्या है। मान लीजिए आपको ऑनलाइन गेम खेलना बहुत पसंद है, जो साइबर क्रिमिनल गेमर की तरह बिहेवियर करेगा और आपको बातचीत तथा जानकारी शेयर करने के लिए मजबूर करेगा। इन सब के अलावा साइबर बोलेंगे इसके अलावा साइबर फ्रॉड जैसे कि जॉब कॉल और ऑनलाइन स्टॉक, सिम स्वैप फ्रॉड, जिससे क्रिमिनल आपको परेशान करते हैं, पैसे लूटते हैं या एक्सटॉर्शन करते हैं। जैसे जैसे भारत में इंटरनेट यूजर्स बढ़े वैसे वैसे यहाँ साइबर क्राइम्स भी बढ़ते गए। 2016 के टाइम्स जब से इंटरनेट सस्ता हुआ तब से प्रांत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी गई है। 2019 से 2024 तक रजिस्टर मामलों में गजब की तेजी देखने को मिली है। कोविड-19 के दौरान ये संख्या और अधिक तेजी से बढ़ी। 2019 में लगभग 26,000 शिकायतें दर्ज की गई, 2020 में लगभग 2.5 लाख, 2021 में लगभग 4.5 लाख, 2022 में तकरीबन 10 लाख, 2023 में लगभग 15 लाख और अकेले 2024 में पहले 4 महीने में 7,40,957 शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं। भारतीय साइबर क्राइम समन्वय केंद्र I4C के अनुसार मई 2024 में प्रतिदिन औसतन 7,000 साइबर क्राइम शिकायतें दर्ज की जाती हैं। इनमें से 85% शिकायतें ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से संबंधित होती हैं। अगर आप ये जानने में क्यूरियस हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा होने वाले साइबर क्राइम का टाइप क्या है, तो जवाब है फाइनेंशियल फ्रॉड। 2020 से 2023 के बीच भारत में हुए साइबर अपराध में इसका हिस्सा 75% रहा है। इसके अलावा हाल के वर्षों में भारतीय वेबसाइटों को हैक करने की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 2018 में लगभग 17,560 साइटें हैक की गईं, 2020 में 26,121 साइटें हैक की गईं। वहीं 2021 में 78% भारतीय ऑर्गेनाइजेशन ने रैनसमवेयर के हमले झेले। आर्थिक नुकसान की बात करें तो जनवरी से अप्रैल 2024 के बीच ही साइबर क्राइम की वजह से भारतीय नागरिकों को 1750 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। गृह मंत्रालय द्वारा मैनेज्ड राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज 7,40,000 से ज़्यादा शिकायतों के जरिए इसकी जानकारी हुई है। ज़्यादातर विक्टिम ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट स्कीम, गेमिंग ऐप स्कैम या अदर स्कैम का शिकार हुए हैं या OTP स्कैम के शिकार हुए हैं। वहीं 2024 के शुरुआती 4 महीनों में 4,599 केसेस में डिजिटल अरेस्ट के कारण 120 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
ट्रेडिंग घोटाले के 20,043 मामले थे, जिसमें से 1420 करोड़ों का नुकसान हुआ है। I4C के आंकड़ों के अनुसार इन्वेस्टमेंट स्कैम के कारण 222 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि लैंडिंग एप्स के कारण 13.23 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक साइबर थ्रेट को रोकने और साइबर इंसिडेंट को टैकल करने की किसी देश की कैपेसिटी को बताता है। दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा सूचकांक के अनुसार पोलैंड में साइबर सुरक्षा सबसे मजबूत है। इसके बाद है एस्टोनिया, यूक्रेन, लातविया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश। वहीं अगर हम ये देखें कि साइबर क्राइम से किस कॉन्टिनेंट के ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा खतरा है, तो वो लिस्ट में सबसे ऊपर आता है एशिया। एशिया में 2021 में सबसे ज़्यादा साइबर हमले हुए, यानी दुनिया के कुल साइबर क्राइम का 26% हिस्सा एशिया ने अकेले सामना किया। इसके बाद है यूरोप 24%, नॉर्थ अमेरिका 23%, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका 14% और लैटिन अमेरिका में 13% हमले देखे गए। साइबर क्राइम पर इंटरनेशनल एफर्ट्स की बात करें तो हमारे सामने नाम आता है बुडापेस्ट कन्वेंशन। खास बात यह है कि यह अपनी तरह की पहली ऐसी इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें हर देश अपने अपने लेवल पर लॉ बनाएगा और दुनिया के अन्य देशों के बीच कोऑर्डिनेट करेगा ताकि साइबर क्राइम को रोका जा सके। हम सबको ये पता है कि अधिकतर साइबर क्राइम्स क्रॉस कंट्री होते हैं, यानी क्राइम होता किसी देश में है और किया किसी और देश में जाता है। इसलिए सभी देशों की सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक चीज है, दरअसल कन्वेंशन का आर्टिकल 32B एजेंसीज को पर्सनल डेटा के एक्सेस की परमिशन देता है। वहीं दुनिया के अधिकतर देशों के द्वारा इस आर्टिकल को नेशनल सॉवरेनिटी के अगेंस्ट माना जाता है। यही रीजन है कि भारत ने भी अभी तक इस पर साइन नहीं किया है। देखिए, हम आप जो भी इंफॉर्मेशन या पर्सनल जानकारी इंटरनेट पर शेयर करते हैं वो हमेशा के लिए इंटरनेट पर मौजूद रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को पूरी तरह डिलीट करना बहुत कठिन है। वहीं भारत जल्द ही दुनिया में इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा यूजर बन सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑनलाइन अपना अधिकांश समय अपना मोबाइल पर बिता रहे हैं और लैपटॉप पर बिता रहे हैं, और ऑनलाइन गेम्स और शॉपिंग इन सब पर ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना बिता रहे हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट भी बड़े पैमाने पर चलती है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। ये भारत का डिजिटल विश्व गुरु बनने का समय है, लेकिन हाल के सालों में साइबर अपराधों में भी कई गुना वृद्धि हुई है और ऐसी सिचुएशन में साइबर सिक्योरिटी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी बन जाती है। इसलिए साइबर क्राइम से निपटने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की ये धाराएं हैकिंग और साइबर अपराधों से रिलेटेड हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई, जिसके तहत सरकार ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के प्रोटेक्शन के लिए नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIPC को बनाया। इसके तहत 2 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने तक का प्रावधान है। इसके अलावा डिफरेंट लेवल्स पर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के क्षेत्र में ह्यूमन रिसोर्स विकसित करने के मकसद से सरकार ने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस ISEA परियोजना प्रारंभ की। दूसरी तरफ सरकार द्वारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम